नमस्ते सलाम वस्सलाम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से आज के इस एपिसोड में हम एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। नमस्ते सलाम वस्सलाम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। लद्दाख में गलवान और पैंगोंग के इलाके से भले ही चीन की सेना पीछे हट गई है, लेकिन वहां से हटकर वो दूसरी जगह पहुंच गई है। सैटेलाइट इमेजेस जो आए हैं वो बताते हैं कि चीन की सेना ने देप्सांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के निकट अपना निर्माण कार्य शुरू किया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दावा करती है कि चीनी बिल्डअप लद्दाख के दौलत ओल्डी हवाई पट्टे से 24 किलोमीटर उल्टी दिशा में बनाए गए हैं और ये इलाका अक्साई चीन के हिस्से में आता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ था, उस समय इन पोस्ट का निर्माण किया गया था और बीते कुछ सालों में इन पोस्टों पर लगातार अपडेट किया गया है। सैटेलाइट इमेजेस बताते हैं कि अगस्त 2020 के बाद से इस पोस्ट की मेन बिल्डिंग के आसपास कुछ सहायक बिल्डअप, कैंप, गाड़ियां और तारबंदी देखी जा रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें 25 फरवरी को सिंथेटिक अपर्चर रडार के हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से निकाली गई थी। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये रात को भी तस्वीर खींच सकता है, जहां दूसरे सैटेलाइट फोटो खींचने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसकी रोशनी पर निर्भर रहते हैं। वहीं SAR माइक्रोवेव तरंगों की मदद से तस्वीरें उतारता है। सार से आई इन इमेजों में साफ दिख रहा है कि इस पोस्ट की जो मेन बिल्डिंग है वो कई सारे शेल्टर और कैंप से घिरी हुई है और इन शेल्टर के आसपास रक्षा के लिए बनी दीवार भी दिखाई दे रही है, जो अक्सर युद्ध के समय में काम आती है। पहले इस पोस्ट पर 3 बड़ी बिल्डिंग मौजूद हुआ करती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में भारत और चीन के बीच जब तनाव बढ़ा तो कई मोर्चों पर स्टैंड ऑफ हुआ। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि चीन की सेना और जवानों को मोर्चों पर शामिल करने के लिए LAC के नजदीक और ज्यादा निर्माण किए गए हैं। यानी कि अभी चीन की मंशा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो लगातार बिल्डअप कर रहा है और डिसएंगेजमेंट करना केवल उसका एक बहाना है। हकीकत तो आने वाले समय पर पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय सेना भी चीन की इन हरकतों पर लगातार कड़ी नजर बना के रखी हुई है। अगली अपडेट BSF को लेकर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि IB के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में धकेले जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच अब ऐसी घटनाओं से पार पाने के लिए BSF ने अपने कमांडो प्रशिक्षण मॉड्यूल उसको बदल दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने एक नई प्रशिक्षण व्यवस्था को अपनाया है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी ISI ने अब जम्मू और राजस्थान सेक्टरों में IB के माध्यम से आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब भारतीय सेना के द्वारा LAC के साथ अपने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया गया है। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा तंत्र की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि इन क्षेत्रों में हथियारों और ड्रग्स को भी भारत में धकेल रहा है। भूमिगत सुरंगों और ड्रोन जैसे विभिन्न तरीकों से घाटी में हथियार और ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ आतंकवादियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने की ISI की भूमिका को ध्यान में रखते हुए BSF ने कमांडो के प्रशिक्षण की गुणवत्ता की अगले स्तर को बढ़ाने का काम कर दिया है। वे अपने बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, जो कि सशस्त्र बलों को असाधारण परिस्थिति में निपटने में सक्षम बनाएगा। कमांडो को अब संशोधित BOC प्रशिक्षण व्यवस्था से गुजरना होगा, जिसमें 26 विभिन्न बैटल फील्ड ऑब्स्टिकल शामिल हैं। रेंजर स्विंग, स्पाइडर वेव, पैरेलल रोप, पेट्रोलियम टावर्स, टाइगर लीप, बर्मा ब्रिज, टार्जन स्विंग और सक्सेसिव ड्रॉप 26 BOC में से एक है, जो BSF अपने सभी कमांडो को मुहैया कराएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख अब जंग की बात कर रहे हैं और साथ ही हथियारों की खरीद में भी उनकी तेजी आई है। भारत को लगातार ये इनपुट अपनी जांच एजेंसियों से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान बातचीत की आड़ में अपने हथियारों और साजो सामान के जखीरे को बढ़ाने पर लगा हुआ है। एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सभी फॉरवर्ड कैंट्स में मौजूदा पुराने टैंक, तोप और गन्स को मार्च तक दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। इन तैयारियों के अलावा पाकिस्तान भारी संख्या में बाहर के देशों से हथियार खरीद रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने T-80 टैंक्स के लिए थर्मल इमेज साइट खरीदने जा रहा है, जिससे कि उसके टैंक्स रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुख आजकल जिस जगह पे अपने जवानों को संबोधित करते हैं, उनसे सिर्फ वो यही बात करते हैं कि जंग के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। रोस्टेक ने एक मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है और ये 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को नियंत्रण करने में सक्षम है और इस सिस्टम को केवल 30 मिनट के अंदर ही कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। प्रोटेक्शन नाम का ये मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम 360 डिग्री रेंज में 2 किलोमीटर दूरी पर विमान के प्रकार का पता लगा सकता है। डिवाइस ड्रोन के रिमोट कंट्रोल का पता लगाने और विमान के साथ संचार लिंक को तोड़ने में भी सक्षम है। ये ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए 400 से 6200 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में निरंतर ओवरलैप प्रदान करता है। इसके साथ ही यूएवी नियंत्रण चैनल को खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को रोस्टेक का ही पार्ट विक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द वेगा कंसर्न के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये सिस्टम सैटेलाइट प्रणाली के नेविगेशन संकेतों को भी तोड़ने में सक्षम है।
भारत और अरब दुनिया के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारतीय वायुसेना के 6 Su-30 MKI लड़ाकू विमान यूएई जाएंगे, जहां पर वे युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में हिस्सा लेंगे। वायुसेना के एक मुख्य अधिकारी ने बताया कि 3 मार्च को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे। अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब समेत 10 देश इस युद्ध अभ्यास में शामिल रहेंगे। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 2 C-17 भी भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में फ्रांस की वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 को अंजाम दिया था। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। सीमानपुर सीमा चौकी के पास बीएसएफ के जवान पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस घटना में बीएसएफ का जवान घायल हो गया, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 27 फरवरी की सुबह 4:30 बजे बीएसएफ की 133वीं बटालियन के जवानों को इस इलाके में अवांछित तत्वों के होने की आशंका हुई। इस पर जब उन्होंने तलाशी अभियान शुरू किया तो उन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। करीब 10 से 12 की संख्या में उपद्रवियों ने जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में कांस्टेबल जी सरवन के सर पर गंभीर चोट लगी है। बावजूद इसके कांस्टेबल ने 1 राउंड फायरिंग भी की। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। भारत सरकार अपने इनोवेटर्स टू लेवरेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिफेंस सेक्टर में कई तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई चीजों को विकसित करने पर ध्यान दे रही है। अपनी मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री SRM यूनिवर्सिटी से लेने के बाद M विगेश, विभाकर कुमार और K अभी वगीश ने इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया है। इन तीनों ने चेन्नई में टोरस रोबोटिक्स को भारतीय सशस्त्र बलों की मदद के लिए लॉन्च किया है, जिसके मॉड्यूलर मानव रहित ग्राउंड व्हीकल थे जो विभिन्न मिशनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। इस कंपनी के साथ संस्थापक और निदेशक विगेश ने बताया कि उरी हमले के 3 साल के बाद टोरस को उन्होंने लॉन्च किया था और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ उनकी जरूरतों को समझने के लिए उन्होंने कई दौर की बातचीत भी की। उसके बाद उन्होंने टोरस पर काम किया और उसे लॉन्च कर दिया। यानी कि चेन्नई स्थित स्टार्टअप ने भारतीय सेना के लिए मानव रहित भूमिगत वाहन बनाया है। HAL ने वादा किया है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा आदेश किए गए 83 LCA Mk-1A के अंतिम बैच के अंत तक विमान में 60% तक स्वदेशी सामग्री पहुंच जाएगी। LCA AF Mk-2 के लिए HAL ने DRDO के EDA के साथ प्रोडक्शन में प्रवेश करने से पहले 70% स्वदेशी सामग्री को इस फाइटर जेट पर लगाने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक LCA AF Mk-2 अभी प्रोडक्शन में है। इस विमान में स्वदेशी सामग्री को धीरे धीरे ऊपर रखने की पाइपलाइन में योजनाएं हैं और इसमें एक बड़ी छलांग आएगी जब इंजन स्वैप स्थानीय स्तर पर निर्मित 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट इंजन के साथ होगा और 2030 तक इस विमान में 80% स्वदेशी सामग्री लगी होगी। HAL और इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही 5 LCA AF Mk-2 में ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोबस से इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब और क्वार्ट्ज नोज कोन के सोर्स पर सहमति व्यक्त की है, जिसे LCA के उत्पादन संस्करणों से पहले उड़ान परीक्षण और उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए इस्तेमाल किए जाने की योजना बनाई गई है। वायुसेना Mk-2 स्थानीय रूप से विकसित क्वार्ट्ज नोज कोन पर काम करना शुरू कर चुकी है। LCA AF Mk-2 के प्री प्रोडक्शन वेरिएंट में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब फिक्स होगा, लेकिन बाद में प्रोडक्शन वेरिएंट इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ ही आएगा। LCA AF Mk-2 पर इस्तेमाल होने वाले IRST प्रणाली एक अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता से ली जाएगी, लेकिन अब BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड सुखोई 30 MKI प्रोग्राम के लिए विकसित IRST LCA AF Mk-2 के प्रोडक्शन वेरिएंट पर उपलब्ध कराएगा। LCA AF Mk-2 में स्वदेशी उत्तम आयसा फायर कंट्रोल रडार सिस्टम होगा, जो कि 992 एरिस TR मॉडल के साथ होगा। साथ ही HAL स्थानीय विक्रेताओं से अधिक लाइन रिप्लेसेबल यूनिट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।